हेलो दोस्तों, मैं अंजनी तिवारी आप सबका फ्यूचर व्हील 247 पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने जो थंबनेल लगाया हुआ है वो किसके लिए लगाया हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए, जिसमें हम लोगों ने अभी तक साइंस के जो 11 सीरीज हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा हुआ है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप सब जोरदार तरीके से आज के सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि रुधिर में एंटी स्कंदन यानी एंटी काउगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है। यानी जब आप रुधिर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रुधिर। तो रुधिर जो होता है जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है? वायु के संपर्क में, ये क्या करने लगता है? क्लॉट करने लगता है, थक्का जमाने लगता है। क्या करने लगता है? थक्का जमाने लगता है। अब ये थक्का जम जाए और थक्का जमाने के बाद क्या करते हैं? जब इसे हम पैक करते हैं, रुधिर को हम लोग क्या करते हैं? जमाव करते हैं। तो जमाव करने के बाद ये रुधिर खराब ना हो, ये रुधिर क्या ना हो? खराब ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? इसके लिए हम लोग मिलाते हैं एंटी स्कंदन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्कंदन। क्या कहते हैं? प्रतिस्कंदन पदार्थ। अब ये जो प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है ये क्या होता है? ये होता है ऑक्सलेट। क्या होता है? ऑक्सलेट। अब इसमें आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि किसका ऑक्सलेट होगा, तो ये किसका ऑक्सलेट होगा? सोडियम का। तो अब यहां से आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ने दिया है कि रुधिर में एंटी स्कंदन यानी एंटी काउगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है। वो एंटी काउगुलेंट पदार्थ क्या होगा? वो एंटी काउगुलेंट पदार्थ हमारा क्या होगा? सोडियम ऑक्सलेट। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हैं और आपको ऑक्सलेट वर्ड मिल जाए तो सबसे पहला काम आपको करना है कि ऑक्सलेट जहां मिल जाए वहां आपको लगा लेना है। और अगर साथ में सोडियम मेंशन है तो उसे तो 101% आपको सही मानना है। तो इस क्वेश्चन का जो पहला आंसर हो जो दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड, तो भाई ये तो कॉमन सॉल्ट है, सामान्य लवण है, सामान्य लवण जिसे हम लोग खाने में यूज करते हैं। और दूसरा क्या है? सोडियम ऑक्सलेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यानी सोडियम ऑक्सलेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? यानी कौन सा ऐसा ऊतक है जो सभी जगह पर यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो भाई अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा एपिथेलियल उपकला और चौथा कनेक्टिव। तो याद रखिएगा जो कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, ये सभी जगह पाया जाता है। ये क्या होता है? ये लगभग हमारे अंग के सभी भागों में पाया जाता है। जबकि उपकला ऊतक विशेष भागों में, जैसे अगर हम अपने मुंह की बात करें तो मुंह में हमारा जो मुख गुहा है उसमें नहीं पाया जाता। अब मस्कुलर टिश्यू ये हमारे कहां नहीं पाया जाता है? ये हमारे कुछ विशेष अंगक होते हैं वहां नहीं पाए जाते। और तंत्रिका तंत्र कुछ ऐसे अंगक होते हैं जहां पर इनकी उपस्थिति नहीं होती। तो इससे आपको यहां पे आंसर समझना है कि अगर सबसे शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक पूछा जाएगा तो वह आंसर क्या होगा? संयोजी ऊतक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलीज में सर्वप्रथम खोजा था। यानी जब भी आपसे अगर पूछ ले मलेरिया के लिए, तो मलेरिया के लिए एक नाम हमेशा याद ही रखना है आपको। वो नाम किसका है? रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले मलेरिया के बारे में बात किया और इन्होंने ही बताया कि जो मलेरिया बीमारी है ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ। और इस प्रोटोजोआ को क्या कहा जाता है? इस प्रोटोजोआ को कहा जाता है प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसके 4 भाग होते हैं, 4 रूप होते हैं, 4 स्वरूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मलेरी, दूसरा होता है वाइवैक्स, तीसरा होता है ओवेल और चौथा जो होता है वो होता है फाल्सीपेरम। तो अब यहां से आपको ध्यान देना है, मैंने क्या बताया
कि अगर मलेरिया वर्ड आ जाए तो आपको तुरंत देखना है कि कहीं रोनाल्ड रॉस मिल रहे हैं क्या। यानी मलेरिया के लिए जब भी आप बात करोगे तो किसके नाम की बात करोगे, रोनाल्ड रॉस की। और रोनाल्ड रॉस ने ही सबसे पहले क्या कहा कि जो मलेरिया होता है वो किससे होता है, मच्छरों के काटने से। मच्छरों में खासकर ऐसे मच्छर जिनके पास क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, और वो प्रोटोजोआ कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम होता है। अब यहां पूछा क्या जाता है कि सबसे ज्यादा जो मलेरिया होता है वो किससे होता है, मलेरी से। अब इसके बाद अगर आपसे यह पूछा जाए सबसे खतरनाक मलेरिया कौन सा होता है, वो होता है हमारा फाल्सीपेरम। यानी जो फाल्सीपेरम होता है यह सर्वाधिक खतरनाक मलेरिया होता है। अगर यह किसी को हो जाए तो बचाने का जो चांस होता है, बचाने की प्रतिशतता होती है वो 2 से 5% है। यह बात क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिपैनोसोमियासिस रोग का वाहक है। यानी ट्रिपैनोसोमा एक तरीके से याद रखना क्या है, ट्रिपैनोसोमा। अब जो ट्रिपैनोसोमा है ये क्या है, इसका सामान्य नाम, ये ध्यान दीजिएगा, बीमारी का नाम ट्रिपैनोसोमियासिस है लेकिन वाहक का नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमा। और इसका जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है, सीसी मक्खी। क्या होता है, सीसी मक्खी। यानी ये जो सीसी मक्खी होती है इसी के माध्यम से क्या फैलता है, ट्रिपैनोसोमियासिस। तो यहां से अब पूछा क्या जा रहा है, वाहक यानी किससे फैलेगा, तो ट्रिपैनोसोमा से, यानी इससे ये कहा क्या गया, सीसी मक्खी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, 3rd होगा। ये बात क्लियर है। अब यहां पे बेटा आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि ट्रिपैनोसोमियासिस और सीसी, अब यहां पे वर्ड ही आपको ध्यान देना कि अब कैसे आपको ये समझ में आएगा। अब ये जो सीसी फ्लाई है ना, ये बेटा कॉमन नेम है, सामान्य नाम। जो इसका बायोलॉजिकल नेम है वो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियेंसी है। क्या है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियेंसी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि काला अजार के लिए उत्तरदायी प्रोटीन है। अब यहां पे प्रोटीन कह रहा है, प्रोटीन कहने के बजाय यहां पे प्रोटीन ना कहकर वाहक की बात कर ले। तो यहां पे देखिए, जब भी अगर वाहक की बात कर रहा है तो वो क्या होगा, अगर काला आजार है तो काला आजार के लिए कौन होता है, लेशमानिया। कौन होता है, लेशमानिया। अब काला आजार जो बीमारी होती है ये एक तरीके से बिलोंग करती है, एक तरीके से ये मैच करती है किससे, डायरिया से। यानी जो डायरिया है, बच्चों में पेचिस कहते हैं, ये जो कंडीशन है वो किससे बिलोंग करती है, लेशमानिया से। तो अगर काला आजार के लिए उत्तरदायी कह रहा है तो कौन होगा, लेशमानिया। ये बात क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है। यानी कुनैन को कहां से निकालते हैं। अब अगर जब भी आपसे कुनैन की बात कर लेगा तो भाई कुनैन किससे निकाला जाता है, सिनकोना की छाल से। यहां से निकाला जाता है, सिनकोना की छाल से। अब लौंग से क्या जो दवा निकाली जाती है उसका यूज हम लोग किसमें करते हैं, दर्द निवारक के तौर पे। किसके तौर पे करते हैं, दर्द निवारक। अब लाल चींटियों से क्या निकलता है, फार्मिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है, फार्मिक अम्ल निकलता है। जब हम यही बात तुलसी की छाल से करेंगे तो इससे मधुमेह की दवा बनाई जाती है। किसकी दवा बनाई जाती है, मधुमेह। अब यहां से आपको यह बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर कुनैन की बात हो रही है तो कुनैन किससे है, सिनकोना की छाल से। तो कुनैन की दवा बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिनकोना की छाल का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। यानी सबसे पहले प्लाज्मोडियम का प्रभाव किस अंगक पर होता है। हमला करने का मतलब यह नहीं भाई मच्छर काटेगा तो सबसे पहले अब हाथ में काटेगा कि पैर में काटेगा कि आपके चेहरे पे काटेगा कि आपके पीठ पे काटेगा, यह तो फिक्स नहीं है। लेकिन यहां पे हमला करने का मतलब क्या है कि सबसे पहला प्रभाव कहां डालेगा। तो सबसे पहला अगर प्लाज्मोडियम का प्रभाव होता है तो हमारे यकृत की कोशिकाओं पर।
कहां होता है? यकृत की कोशिकाओं पे। अब यह बात आपको ध्यान रखने के लिए प्लाज्मोडियम का आपको जीवन चक्र ध्यान देना पड़ेगा कि भाई जो मलेरिया है जब वो काटेगा तो उससे जो रुधिर में प्लाज्मोडियम जाएगा तो वो कहां जाएगा? वो सर्कुलेट होगा, वो परिवहित होगा और जाकर यकृत पे ये क्या करेगा? हमला कर देगा और यकृत की कोशिकाओं को ये नष्ट करने लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी ये प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो ये किस पे हमला करता है? तो यकृत की कोशिकाओं पे। तो यहां से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? फर्स्ट होगा। अब ये पूछा जाए कि श्वेत रुधिर कोशिकाओं पर क्यों नहीं करता, मांसपेशियों की कोशिकाओं पे क्यों नहीं करता? अब तुलसी की छाल से तो कोई लेना देना नहीं है भाई। श्वेत रुधिर कोशिकाओं WBC, तो WBC क्या करता है? इनगल्फ करता है मृत कोशिकाओं को, वायरस पैथोजन से लड़ने का काम करता है। लेकिन ये क्या करता है? अपना डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, अपने जैसे जिरोक्स बना लेते हैं। और जब अपने जैसे जिरोक्स बनाते हैं और वो ऐसे जिरोक्स बनाते हैं जो ओरिजिनल की तरह लगते हैं लेकिन होते कॉपी हैं, तो इसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं WBC और जिसकी वजह से ये डैमेज नहीं होते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाहक यानी वेक्टर तथा रोग का जोड़ा सही है? अब यहां पे फाइलेरियोसिस है, ये है। अब यहां पे कह रहा है कि भाई आप बताओ क्यूलेक्स। अब यहां पे ध्यान देना, ये मादा क्यूलेक्स होगा। मादा क्यूलेक्स से क्या होता है? फाइलेरिया बीमारी। क्या होता है? फाइलेरिया। ये बात तो हमारे लिए अभी क्या है? सही है। गृह मक्खी यानी घर की जो मक्खी होती है, इससे कह रहा है पीत ज्वर। तो पीत ज्वर ना होके यहां पे क्या होता है? हैजा होता है। क्या होता है? हैजा। तो ये बात हमारी अभी क्या हो गई? गलत हो गई। ये क्या है? सही है। सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई से प्लेग ना होकर यहां से क्या होता है? निद्रा रोग। क्या होता है? निद्रा रोग। तो ये बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। पैरामीशियम, पैरामीशियम से अमीबियासिस। भाई पैरामीशियम से कोई बीमारी नहीं होती, अमीबियासिस होता है अमीबा से। अब यहां पे अमीबा में भी पूछ ले तो किससे होगा? एंट अमीबा से। अब एंट अमीबा में भी पूछ ले तो एंट अमीबा जिंजीवैलिस किससे होगा? एंट अमीबा जिंजीवैलिस और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो यहां से अब आपको यह बात मिल गई कि ये तीनों क्या हो गए? गलत हो गए। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही मिला? फर्स्ट ऑप्शन, यानी क्यूलेक्स की वजह से कौन सी बीमारी होती है? फाइलेरियोसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? यानी तंत्रिका तंत्र होता है, सक्रिय होता है, परंतु जो मस्तिष्क है वो नहीं होता। तो याद रखिएगा, केचुए में मस्तिष्क होता है, अमीबा में तो भाई क्या होता है? मस्तिष्क की संरचना होती है, संतुलन होता है, काकरोच में होता है। लेकिन एक हाइड्रा ऐसा जीवधारी है जिसमें तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर यह पूछ लेता इनमें से कि ऐसे जीवधारी बताइए जिनमें तंत्रिका तंत्र तथा मस्तिष्क दोनों ना हो, तब हमारा आंसर क्या होगा? अमीबा। अगर ऐसी अवस्था आ रही है कि तंत्रिका तंत्र है परंतु मस्तिष्क नहीं है, तब हमारा आंसर क्या होगा? हाइड्रा। यानी अगर ये बात ध्यान रखनी हो, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार आपको बात करनी होती है, तो तंत्रिका तंत्र व मस्तिष्क दोनों नहीं होता, दोनों नहीं होता। ये काम किसके में है? ये काम है अमीबा में। लेकिन केचुआ और काकरोच में तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क दोनों होते हैं। हाइड्रा एक ऐसा जीवधारी है जिसमें तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। ये बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब भाई आ गया एलिफेंटियासिस। अब एलिफेंटियासिस का जो सामान्य नाम है वो क्या है? हाथी पांव। क्या है? हाथी पांव। यानी जो पैर होता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी जो पैर होते हैं वो बहुत फूलकर मोटे जैसे हो जाते हैं, तो ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं? एलिफेंटियासिस यानी हाथी पांव कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि किससे होता है? भाई सैंड फ्लाई से तो नहीं होता, फ्रूट फ्लाई ये फलों की वजह से है, घरेलू मक्खी से हैजा होता है। लेकिन जो क्यूलेक्स मच्छर है,
क्या है? क्यूलेक्स मच्छर। इसी की वजह से क्या होता है? एलिफेंटियासिस। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि एलिफेंटियासिस रोग होता है यानी हाथी पांव रोग होता है तो किसकी वजह से होता है? क्यूलेक्स। अब एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब भी बीमारियां होती हैं वो महिलाओं से होती हैं। बीमारियों का मुख्य कारण क्या है? महिला। तो यहां महिला में कौन? मादा महिला है मच्छर का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते? अब भाई काकरोच में तो भाई फेफड़ा होता है, मेढक का टैडपोल लार्वा, केचुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि मेढक का जो टैडपोल लार्वा होता है यह श्वसन करता है लेकिन श्वसन अंग नहीं होते। यह बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो अविकसित अवस्था होती है, किसी भी जीवधारी की अविकसित अवस्था में जो श्वसन क्रिया होती है वो संभव होती है, लेकिन उस संभव अवस्था में यानी उस श्वसनीय अवस्था में उनके पास विशेष अंगक नहीं होते। तो अगर टैडपोल लार्वा है तो टैडपोल लार्वा क्या करेगा? टैडपोल लार्वा क्या करेगा? श्वसन तो करेगा लेकिन श्वसन करने के लिए इसके पास विशेष अंगक नहीं पाए जाएंगे। ये बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइलेरिया रोग का संचारण है, यानी फाइलेरिया रोग किससे फैलेगा? अब भाई ये बताइए, फाइलेरियासिस मैंने अभी इससे पहले में मैंने बताया था कि फाइलेरिया किससे होता है? क्यूलेक्स से। अब यहां पे गृह मक्खी होगा, गृह मक्खी से आपको पता है ना कि क्या होगा? हैजा होगा। अब एडीज से आपको याद रखना है डेंगू और चिकनगुनिया। एडीज से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू और चिकनगुनिया। तिलचट्टा से कोई बीमारी नहीं होती, तिलचट्टे से कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन जो फाइलेरिया रोग है वो किससे होता है? क्यूलेक्स से। तो आपको यहां आंसर याद रखना है कौन सा होगा कि अगर फाइलेरिया रोग की बात हो रही है तो किससे होगा? क्यूलेक्स द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मक्खी के लार्वों को कहते हैं। तो याद रखिएगा मक्खी के लार्वों को क्या कहा जाता है? मैगेट। अब मैगेट नहीं, ये होता है मैंगट। क्या कहा जाता है? मैंगेट। अब मैंगेट जो होता है ये किसका लार्वा होता है? मक्खी का। अब जो रिगलर होता है ये कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। कैटरपिलर ये तो बड़े के लिए कहा जाता है। टम्बलर ये फर्जी वर्ड है, यहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं। अरे भाई मक्खी के लार्वा को या घरेलू मक्खी के लार्वा को, बात तो वही है। तो यहां पे भी क्या होगा? मैंगट। तो यहां से दोनों का आंसर सेम है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 और 14 क्या हो गए? सिमिलर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खियों में संचरण यानी कम्युनिकेशन का साधन है। अब भाई एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, मधुमक्खियां आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, आपस में बात करती हैं। तो बात करने का उनके पास एक विशेष साधन होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो साधन क्या होता है? नाच, नृत्य। अब नृत्य की सहायता से ये क्या ढूंढती हैं? भोजन ढूंढती हैं। और क्या करती हैं? खतरा देखती हैं। और क्या करती हैं? प्रजनन अवस्था ढूंढती हैं। और एक करती हैं रेस। और ये रेस किसमें होता है? नर में, जिसे जीवन रेस कहा जाता है। नर का जीवन रेस, जीवन दौड़। अब ये जो नृत्य है ये किसका कम्युनिकेशन का साधन हो गया? मधुमक्खियों के। तो अब नृत्य जहां भी हो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। गंध, गंध से तो ये आकर्षण की बात करते हैं। ध्वनि, ध्वनि तो ये उत्पन्न कराई जाती है। लेकिन संचरण का जो साधन होता है मधुमक्खियों में वो क्या होता है? नाच होता है, नृत्य होता है। यानी नृत्य की सहायता से मधुमक्खियां एक छत्ते से दूसरे छत्ते और भोजन के लिए एक मधुमक्खी से दूसरे मधुमक्खी यानी विशेष अवस्थाओं के लिए हर एक विशेष तरीके का नृत्य करती हैं। अब जैसे खतरे के लिए ये क्या करती है? बेली नृत्य, बेली नाच जो होता है, बेली डांस जो होता है वो खतरे के लिए करते हैं। सर्कुलर डांस ये भोजन के लिए करते हैं। और जो रेस होता है, रैपिड रेंज, वो किसके लिए करते हैं? नर में जीवन के लिए। ये बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन काला आजार रोग का परजीवी है? यानी काला आजार रोग किससे होगा? तो याद रखिएगा काला आजार रोग लिस्मेनिया डोनोवापी
अब यहां वाणी हो गया डोनोवानी। किससे होता है? लेशमानिया डोनोवानी। यानी लेशमानिया डोनोवानी की सहायता से कौन सा बीमारी होता है? काला आजार। यानी काला आजार रोग किससे होता है? लेशमानिया डोनोवानी। अब ट्रिपैनोसोमा गैम्बियेंसिस से मैंने अभी इससे पहले बता दिया था। प्लाज्मोडियम फाइलेरियासिस से फाइलेरिया होगा। अब उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी, यानी मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टपीज। तो मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टपीज। और सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछ लिया जाए तो वो कौन सी होती है? फीमर। यानी फीमर क्या है? पाई जाती है हमारे जांग में, और स्टपीज हमारे कान में। तो स्टपीज क्या होती है? सबसे छोटी, और फीमर क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? यानी अगर कौन सा आर्गन, कौन सा अंग नष्ट हो जाए तो हमारी स्मरण शक्ति चली जाती है। यानी अगर हमें याद रखना है, समझना है, ये सारी चीजें हमारे अग्र मस्तिष्क पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क में भी किस पे? सेरिब्रम पे। किस पे? सेरिब्रम। यानी जो हमारा सेरिब्रम है यही याददाश्त, समझना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीजों के लिए निर्भर होता है हमारा शरीर सेरिब्रम पर। तो अब याद रखने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? सेरिब्रम, यानी याददाश्त शक्ति। तो याददाश्त शक्ति के लिए कौन हो गया? हमारा सेरिब्रम। अब अगर पूछा जाए सेरिब्रम किस का भाग है? तो अग्र मस्तिष्क का। अब एक बात याद रखना है, ये पूरे मस्तिष्क का लगभग 70% भाग भी बनाता है। यानी पूरे मस्तिष्क का अकेले 70% भाग किसका होता है? सेरिब्रम का। ये बात क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आनुवांशिक यांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियर क्या करते हैं? एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो अब यहां क्या है कि एक जीव के जीन में परिवर्तन किया जाता है, गुणसूत्रों में परिवर्तन किया जाता है। अब एक बात याद रखिएगा, अगर किसी के गुणसूत्र में परिवर्तन करेंगे वो मर जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी बनाए जाते हैं भाई, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। अब बचा क्या कि एक जीन के जीन में परिवर्तन किया जाता है। अब जीव के जीन में जब परिवर्तन करेंगे तो नया जीव यानी मॉडिफाइड जीव। अब जैसे आपने देखा होगा कि हीरो की बाइक ही देख लो आप, स्प्लेंडर है, ग्लैमर है, पैशन है, ये डिफरेंट मॉडल की बाइक है। उनके बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंट कंडीशन चेंजेस है। तो ये जो चेंजेस हैं है तो हीरो की बाइक, यानी जीव वही है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में, उसके मॉड्यूलेशन में चेंज हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इंजीनियरिंग की वजह से। तो इसीलिए यहां पे पहला ऑप्शन, यानी एक जीव के जीन्स में हम लोग क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जंपिंग जीन को अब कहा जाता है, यानी पहले जंपिंग जीन नाम था, अब उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा ट्रांसपोन्स। जो ट्रांसपोन्स है इनका पहले नाम होता था जंपिंग जीन, अब इनका नाम है ट्रांसपोन्स। तो याद रखने के लिए एक बात याद रखना, ट्रांसपोन्स, पोन्स का मतलब है उछलना, ट्रांस का मतलब क्या है? जो ट्रांसफर हो। तो अब अगर ऐसे जीन जो ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसीलिए उन्हें क्या नाम दे दिया गया? ट्रांसपोन्स नाम दे दिया गया। अब ट्रांसवर्जन में यानी उसमें बदल जाना, ट्रांसफॉर्मेशन, नई चीजों को बनाना, ट्रांसडक्शन यानी ट्रांसफर होना, सिर्फ एक तरीके से सर्कुलेशन की बात करना। ये बात क्लियर है? अब यहां पे क्वेश्चन है, जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं? यानी जो वैज्ञानिक हैं वो 5 जून को क्या मनाते हैं? तो याद रखना है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व वातावरण दिवस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। यानी 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस यानी विश्व वातावरण दिवस मनाते हैं। ये बात क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या है कि जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। यानी अगर कोई जीवधारी जलीय वातावरण में है और किसके साथ? पादपों के साथ, उन्हें सम्मिलित रूप से यानी दोनों को एक साथ मिला के क्या कहा जाता है? प्लवक कहा जाता है। और जो प्लवक होते हैं वो 2 अवस्था में होते हैं। उनकी जो मुख्य संरचना होती है वो जमीन की सतह पर होती है और विभिन्न अवस्था उनके कहां होती है? जल की सतह पर।
इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, प्लवक कहा जाता है। प्लवक का मतलब क्या है, तैरने वाला। तो जो जीवधारी सूक्ष्म जंतु पादप जल में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्लवक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौन घाटी, साइलेंट वैली, जहां पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियां हैं, कहां पर है? तो याद रखिएगा, साइलेंट वैली जब भी नाम आ जाए तो आपको याद रख लेना है केरल से, यानी केरला। तो जब भी साइलेंट वैली का नाम आ रहा है तो आपको क्या याद रखना है कि मौन घाटी जहां पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियां हैं, कहां पे है, केरल में है। कहां पे है, केरल। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प है, यानी ऐसा पुष्प जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो वो तो आपको पता ही है, क्या है, कमल, यानी भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है, यानी कौन से रेशे भारत में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं? भाई याद रखना, जूट कहां उगाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, कपास महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई जिलों में। फ्लैक्स कहां उगाया जाता है, सूखे क्षेत्रों में। सेमल, ये तो वृक्ष है और इसका मुख्यतः उत्पादन कहां होता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में। तो अब यहां से आपको समझना है कि रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में, तो भाई कई क्षेत्र में उगने वाली फसल कौन सी है, कपास। और इसी की वजह से हमारा क्या बनता है, वस्त्र। यानी सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली अगर रेशों की फसल है तो वो कौन है, कपास है। वो कौन है, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में हॉकी स्टिक और एक बात और ध्यान दे दीजिएगा, क्रिकेट बैट या क्रिकेट बल्ले, क्रिकेट के बल्ले किससे बनते हैं? तो याद रखना कि अगर हॉकी स्टिक या क्रिकेट के बल्लों की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, मोरस अल्बा। किससे बनाए जाते हैं, मोरस अल्बा। मोरस अल्बा का जो वृक्ष होता है उसके जो तने होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं और उनकी जो दृढ़ता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। इसीलिए जो क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, मोरस अल्बा से। किससे बनाए जाते हैं, मोरस अल्बा। तो इसी के साथ आज का हमारा जो क्वेश्चन सेशन था 25 क्वेश्चन का, वो खत्म होता है। अब दोस्तों आप सबसे यही उम्मीद और आशा रहेगी कि आप सबको आज का भी सेशन पसंद आया होगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ ये आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।